नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार शर्मा। टारगेट लक्ष्मण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में माइनिंग सर्वेयर की वैकेंसीज आई है, जिसमें मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि मुझे समय मिले तो मैं वीडियोस बनाऊं। अभी मैं छुट्टियों में घर चला गया था, तो आज मौका मिला है, तो मुझे लगा कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सर्वेयर की परीक्षा के लिए कुछ मैं टिप्स और ट्रिक दे दूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा आप लोग को। 2016-17 में 17-18 में एमसीएल की वैकेंसीज आई थी, जिसमें दिसंबर 2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। और दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था और 20 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, 2020 जुलाई में। तो उसमें 20 वैकेंसीज थी, जिसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया था और 77 मार्क्स थे। पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था, पर सोचने वाली बात है उसमें कि 77 नंबर 100 आउट ऑफ में लाना थोड़ा टफ था उस एग्ज़ाम में। और इसके बाद एक साल बाद 2020 शायद 2020 में अभी नादन कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी आई थी। तो उसमें 83 हाईएस्ट मार्क्स था और 81 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरीज में, क्योंकि जनरल कैटेगरीज की 3 वैकेंसी थी ओनली। अभी आप सभी लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, 44 वैकेंसीज। मुझे जहाँ तक याद है कि 2016-17 में SECL में 75 के समथिंग वैकेंसी आई थी। उसके बाद ये 2021 में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो आप सभी लोग को ध्यान रखना है कि ये मौका अंतिम है, और जिनका एज 28 से ज़्यादा हो गया है उनको तो ये ज़रूरी है कि उनका ये लास्ट अटैम्प्ट है। उनको तो और अच्छे से मेहनत करके अच्छा स्कोर करके और सिलेक्शन लेना है। अभी मैं वैकेंसीज़ के बारे में बता दूँ तो वैसे आप सभी को तो पता ही होगा, पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। 44 वैकेंसीज जनरल कैटेगरीज की हैं, जिनमें से 44 वैकेंसीज टोटल हैं, जिनमें से 18 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए। और उसके बाद है 4 वैकेंसीज है AWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। और उसके बाद है 12 OBC की है, 7 शेड्यूल कास्ट की है और 3 शेड्यूल ट्राइब की है, और 12 OBC की वैकेंसीज हैं। तो इनमें सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि 18 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए और 4 EWS के लिए। जिनका EWS का सर्टिफिकेट बना उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए 22 वैकेंसीज हो जाएंगी। और OBC के लिए 12 है, वो भी जनरल में फाइट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर ये हम समझते हैं कि खास करके जनरल कैटेगरीज को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये ऐसा लास्ट टाइम है कि कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरीज में इतनी वैकेंसी आई हैं। तो आप सभी लोग को खूब मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अबाउट सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में बताने के बाद फिर मैं बुक बताऊँगा। पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूँगा। तो सिलेबस में आप सभी लोग को समझना है कि ऑल ओवर सर्वे में टोटल मिला के, अभी केवल नॉर्मल सर्वे की बात कर रहा हूँ, एडवांस सर्वे नहीं। एडवांस सर्वे की चर्चा हम करेंगे आगे। नॉर्मल सर्वे में आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंट्रोडक्शन टू सर्वे पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, उसमें करीब 7 से 8 टॉपिक है, जिसमें लीनियर मेजरमेंट है, चैन सर्वेइंग है, उसके बाद थियोडोलाइट नहीं है, थियोडोलाइट सेकंड सेमेस्टर में था। तो लीनियर मेजरमेंट, चैन सर्वेइंग और सेटिंग ऑफ कर्व था आई थिंक, और क्या कहते हैं, कंपास सर्वे जिसको डायल सर्वे कहते हैं, कंटूरिंग था, लेवलिंग था, और भी 1-2 टॉपिक थे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने टॉपिक थे उनको आप या तो एस घटक से कर लो या पूनमिया से कर लो। मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा कि आप एक ही बुक यूज़ करो। ज़्यादा बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूनमिया की पढ़ लें, गुरुचरण की भी पढ़ लें। तो आप एक ही बुक लीजिए और उसी से अच्छे से पढ़िए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, पेपर को समझना है, तो आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी माध्यम को प्रेफरेंस दें। अगर जिन्होंने अभी तक हिंदी माध्यम में करते आए हैं, उनको भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंग्लिश माध्यम से ही तैयारी करें, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हिंदी में आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो बेहतर ये रहेगा कि जो आप MCQs भी सॉल्व करते हैं तो वो इंग्लिश माध्यम में ही करें। उसके बाद आप लोगों के लिए एस घटक इनफ है। जो एस घटक की किताब है वो पर्याप्त है, ज़्यादा और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले एस घटक को आप अच्छे से समझेंगे, आपके मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितने टॉपिक एस घटक के अंदर के ही सारे, जितने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs आएंगे, सारे के सारे एस घटक के अंदर से ही आएंगे। एक क्वेश्चन भी एस घटक के बाहर का नहीं आएगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो माइन सर्विंग एंड लेजिस्लेशन है। फर्स्ट टॉपिक ही है इस घटक का, आप देखिएगा उसमें से निकाल के सिलेबस में। तो माइन सर्वे एंड लेजिस्लेशन, चैन सर्विंग, लीनियर मेजरमेंट, सेटिंग ऑफ कर्व, उसके बाद आपका आ जाएगा लेवलिंग, लेवलिंग के बाद कंटूरिंग, कंटूरिंग के बाद आपका बोर होल सर्वे,
और बोरहोल सर्वे के बाद आपका आएगा सब्सिडेंस सर्वे, उसके बाद फिर मॉडर्न की बात हम आगे करेंगे। तो ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि आप उसमें कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रही सिलेबस की बात। और बुक में आप सभी को ध्यान रखना है कि बुक के लिए केवल और केवल एस घटक की बुक पढ़ें, 2-3 बुक मत पढ़ें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और एग्ज़ाम भी 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि 20 नवंबर तक तो आपका डेडलाइन है किसका, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद कभी भी टेंटेटिव डेट पे आप मत जाइए, कभी भी 7 दिन के और 10 दिन के अंदर WCL जो है वो आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा देगा। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि हमारे एग्ज़ाम के पास हमारे पास 3 महीने हैं या 4 महीने हैं। आप ये लेके चलिए कि पूरे नवंबर मंथ में आपकी तैयारी एकदम तगड़ी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को बेहतर रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। जैसे आपका एक टॉपिक हम लेते हैं लीनियर मेजरमेंट। तो पहले आपको पढ़ना है कि लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, उसके बाद देखना है कि लीनियर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनका लीस्ट काउंट क्या है, और फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट की अगर उसमें दिया है खोजकर्ता का नाम, इन्वेंटर का नाम, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट में और कुछ नहीं है, टेप से करते हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर है ना, तो पेडोमीटर, ये सारी चीज़ें हैं, उनमें से आप देख के एक एक लाइन है उसको पढ़ लें। लीनियर मेजरमेंट में कुल मिलाकर के आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है चैन सर्विंग। चैन सर्विंग में आप लोगों को पहले ये तो देख रहे हैं कि चैन सर्विंग जो टॉपिक हमारा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब चैन सर्विंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर चैन सर्विंग के डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद चैन सर्विंग के टाइप, मतलब कितने प्रकार के चैन होते हैं, जैसे गंटर चैन हो गया जिसको अपन सर्वेयर चैन भी कहते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग चैन हो गया, रेवेन्यू चैन हो गया, और एक और चैन है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये चैन आप चैन के टाइप्स पढ़ लीजिए, चैन के टाइप्स कितने हैं। फिर चैन के बारे में पढ़ लीजिए किसकी कितनी लेंथ है। फिर लेंथ के बाद उसमें लेंथ ऑफ लिंक पढ़ना है, लिंक की लंबाई कितनी है प्रत्येक चैन की। और उसके बाद कौन से चैन में जैसे वो क्या कहते हैं, चैन सर्विंग में आपको न्यूमेरिकल एक आता है और उसको बेहतर तरीके से आप पढ़िएगा। चैन सर्विंग का न्यूमेरिकल बहुत ही सरल रहता है। अगर आप फार्मूला याद कर रहे हैं तो फार्मूला याद कर लें। अगर आपका मैथमेटिकल बेसिस स्ट्रांग है तो आप फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे चैन सर्विंग से एक न्यूमेरिकल हमेशा आता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने 200 मीटर लेंथ मेजरमेंट किया कोई टेप से, और वो टेप 20 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गया। तो 20 सेंटीमीटर जब शॉर्ट हो गया तो आप ये देखेंगे कि हर चैनिंग में, मान लीजिए वो 20 मीटर का टेप है, हर चैनिंग में या टेपिंग में आप देखोगे कि 20 मीटर में 20 सेंटीमीटर वो शॉर्ट हो रहा है। तो आप 200 मीटर की लंबाई है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए कि आप 20 मीटर का अगर चैन है तो आपने 10 बार मेजरमेंट किया, 10 टाइम। तो जब आपने 10 टाइम्स मेजरमेंट किया है तो उसमें आपको 20 सेंटीमीटर में पर टेपिंग या पर चैनिंग में आपको 20 सेंटीमीटर आपका शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स में आपका 20 सेंटीमीटर, तो 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स में आपका हो जाएगा 200। तो आपका 10 टाइम्स में अगर एक टाइम्स में 20 सेंटीमीटर आपकी चैनिंग शॉर्ट हुई है तो 10 टाइम्स में 20 10 जा 200, मतलब 200 सेंटीमीटर आपकी चैन जो हुई शॉर्ट हो गई है एक्चुअल लेंथ से। तो एक्चुअल लेंथ से 200 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 मीटर। तो 2 मीटर आप उसमें से लेंथ में, मेजर्ड लेंथ में माइनस कर दीजिए तो आपका एक्चुअल लेंथ, तो जो एक्चुअल लेंथ आएगा आपका वो आ जाएगा 200 मीटर में आप माइनस कर दीजिए कितना, 22 मीटर को, तो आपका 198 मीटर जो आ जाएगा वो एक्चुअल लेंथ आ जाएगा। तो चैन सर्विंग में बस एक ही क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हाँ, चैनिंग में आप एरर पढ़ के जाइएगा, कंपनसेटिंग एरर क्या है, और भी बहुत सारे एरर को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। करेक्शन जिसको बोलते हैं, तो करेक्शन आप सारा पढ़ के जाइएगा। कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, सबका एरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये ज़रूर पढ़िएगा चैनिंग। उसके बाद आता है मान लीजिए लेवलिंग। तो लेवलिंग में किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फिर जो अर्थ का कर्वेचर है, लेवलिंग है, नॉर्मल लाइन है, प्लम लाइन है, इनका कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा। लेवलिंग क्या है, लेवलिंग के टाइप्स पढ़ के जाइएगा, लेवलिंग के टाइप्स, लेवलिंग के मेथड, ठीक है। एस घटक में जो दिया है आप उसी पे भरोसा करिए, पहले आप लोग किताब पे भरोसा करना सीखिए। एस घटक में जो लिखा है सारी बातें सही है, कहीं कोई गलत कुछ भी नहीं लिखा है। MCQ सॉल्व करते समय आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जो आपने बुक में पढ़ा है उस बुक पे भरोसा करें और उसी के हिसाब से आपको आंसर को मार्क करना है, ठीक है। तो लेवलिंग में आपको लेवलिंग के टाइप्स पढ़ना है, लेवलिंग के मेथड, लेवलिंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फिर लेवलिंग के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा।
लेवलिंग के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं यूज़ में आते हैं, वो सारे चीज़ को आप अच्छे से करिएगा। किसका लीस्ट काउंट कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट। टारगेट जो आपका रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर के बारे में भी पढ़ के जाइएगा कि टारगेट कितने टाइप्स होते हैं, कौन से टारगेट की लेंथ मैक्सिमम कितनी होती है, ज़रूर पूछता है। उसमें डिवीजन कौन कौन से थे ये भी पूछता है। इसके अलावा लेवलिंग से और कुछ नहीं आता है। किस जगह कौन सी लेवलिंग की जाती है, मतलब मेथड्स ऑफ लेवलिंग आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो एक क्वेश्चन आपको वहाँ से रखा है। 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। और लेवलिंग का न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल लेवलिंग का आता है। उसमें पूछता है आपको बैक साइड दे देता है, बेंच मार्क दे दिया और बैक साइड दे दिया, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए दे देगा या फिर उस पॉइंट का RL फाइंड आउट करने के लिए दे देगा। तो सिंपल है, बैक साइड प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज बैक साइड प्लस बेंच मार्क ऑफ दैट पॉइंट, तो वो आ जाएगा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट पॉइंट का आप माइनस करते जाएंगे तो वो आपका रिड्यूस लेवल बता देगा। तो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं लेबलिंग में, टर्मिनोलॉजी है, उनको अच्छे से पढ़ के जाएगा, वो ज़रूर पूछता है। ऐसे चैन सर्वे में बताना भूल गया, चैन सर्वे में टाई लाइन ये सब चीज़ें, जैसे टाई लाइन है ना, चेक लाइन है, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन कहीं बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा, आप लोग को इतना अच्छे से करके जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं कंटूरिंग की। कंटूरिंग क्या है, कंटूरिंग के टाइप्स, कंटूरिंग के मेथड, और क्या कहते हैं, कंटूरिंग के मेथड्स जरूर अच्छे से पढ़िएगा। और कंटूर लाइन का जो प्रॉपर्टी होता है उससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 4-5 कंटूर की जो प्रॉपर्टीज़ है उससे क्वेश्चन पक्का आएगा। इस घटक में जितने पॉइंट्स लिखे उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या है, इसी तरह आपको जैसे प्लेन टेबल सर्विंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या है प्लेन टेबल। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा सभी लोग कि हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रकार के टर्मिनोलॉजी हैं उनको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और इंस्ट्रूमेंट जितने यूज़ हो रहे हैं सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, वो सारा अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। फिर उसके बाद ये तो सारे टॉपिक की बात हो गई। हर टॉपिक को आपको अच्छे से करना है और कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। मुश्किल से मैं आपको सभी को अभी ये वीडियोस के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप बहुत सारे MCQs वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मैं सिलेबस भी लिंक में दे दूंगा, आप उसको ले सकते हैं। 12 से 15 टॉपिक है सर्विंग का, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा पेपर में, और आएगा भी तो सबके लिए नया रहेगा, कोई उसको पढ़ के नहीं जाएगा, तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 100 में से आपका 80 और 20 का, जहाँ तक है 80-20 का या 70-30 का रेशियो आएगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। नॉन टेक पोर्सन के लिए, नॉन टेक के लिए मैं अलग से बताऊंगा। अभी जैसे मान लो टेक्निकल में आपका 80 नंबर को क्वेश्चन आना है, तो आप उन 7 से 8 क्वेश्चनों में बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। आपको अगर 80 नंबर का क्वेश्चन टेक्निकल में आता है तो आप 70 नंबर की तैयारी करें, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और जो 10 क्वेश्चन आता भी है तो वो या आपके कॉमन सेंस से आएगा कि आप कितना अच्छे से सर्वे को पढ़े हैं, तो आप कॉमन सेंस से भी वो सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना हो कि हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, हार्ड न्यूमेरिकल पढ़ लें। तो हार्ड न्यूमेरिकल लगाने की बिल्कुल भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल में। और जैसे एक टॉपिक है कंपास सर्वे या डायल सर्वे कहलाता है। कंपास सर्वे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर उसके बाद कंपास के टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सर्वेयर कंपास है, प्रिज्मेट्रिक कंपास है, उनके लीस्ट काउंट जरूर पढ़ के जाइएगा, आता है एग्जाम में। और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पक्का एग्जाम में 2 से 3 आता है। लेबलिंग, कंपास, लेबलिंग, कंपास, चेन सर्वेइंग, इनके न्यूमेरिकल एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, उसको CIL का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये 3-4 टॉपिक से न्यूमेरिकल आता ही आता है एग्जाम में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि WCL में लगभग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछेगा, और वो भी मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल रहेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा। तो कंपास सर्वे में टाइप्स पढ़ लीजिएगा। फिर कंपास सर्वे से रिलेटेड क्वाड्रेंट बीरिंग, होल सर्कल बीरिंग से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और डायरेक्शन को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोग को फंडामेंटल चीज़ पढ़ के जाना है कि क्वाड्रेंट बीरिंग किसे कहते हैं, फिर क्वाड्रेंट बीरिंग मेजर कहाँ से कहाँ होता है, जैसे नॉर्थ और साउथ से होता है। फिर होल सर्कल बीरिंग ऑलवेज भी कहाँ से मेजर होता है, नॉर्थ से, अदर कंट्रीज़ में साउथ से होता है। ये सब चीज़ को बेसिक फंडामेंटल जो एस घटक की बुक में दिया उससे बाहर का बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद हर टॉपिक को पढ़ना है। अब मॉडर्न सर्विंग में कौन कौन से टॉपिक मॉडर्न, जैसे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, अभी हाल ही में जैसे NCL का एग्ज़ाम हुआ, MCL को हुआ, MPDI को हुआ, तो इनमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो उसमें सर्विंग जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें बड़े मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनका नॉर्मल उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप जानें कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट का थ्योरी क्या है, उसमें कौन कौन सी सब पार्ट यूज़ होते हैं,
उसके साथ में कौन कौन से एसेसरीज़ रहती हैं उनको भी थोड़ा आपको जाए। जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आपका मॉडर्न तो नहीं है जीपीएस, ये मॉडर्न की कैटेगरी में ही आएगा। पहले जीपीएस हो गया, जीपीएस का डेफिनेशन कब आया, कितने जीपीएस अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग के टाइप, ठीक है, और रिमोट सेंसिंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद आपका जीपीएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, फिर जैसे लेजर 3D स्कैनर 3D टीएलएस, ये क्या है, इस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सारी चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। और जैसे है ये 3 टॉपिक हो गए। फिर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में और क्या टॉपिक आपका हो जाएगा, बाकी तो है ही है, टोटल स्टेशन है, ईडीएम है, और ड्रोन है। ड्रोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, मुझे जहाँ तक है कि जैसे ड्रोन के बारे में थोड़ा पूछ सकता है इस बार, क्योंकि एनसीएल में भी ड्रोन आ गया है, एमसीएल में भी प्रैक्टिस चल रहा है ड्रोन का, तो ड्रोन सर्वे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री ज़्यादा नहीं है, 2-4-10 उसमें टॉपिक हैं। फोटोग्रामेट्री क्या है, टाइप क्या है, कौन कौन सी फोटोग्रामेट्री की मेथड यूज़ की जाती है, वो ज़रूर पढ़िएगा। और फील्ड एस्ट्रोनॉमी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछता है। आप ज़्यादा भागने का प्रयास ना करें, कम से कम चीज़ों को पढ़ें और विद कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद और आपका, हाँ, अब ये तो सर्वे के जितने टॉपिक्स हैं इनको कवर कीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अब अगर चैन सर्विंग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके एमसीक्यूज़ लगाइए आप। एक बार चैन सर्वे आपने अगर ख़त्म कर लिया तो उसके एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। गूगल में आप सर्च करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग का भी एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएगा, गेट लेवल का तक का मिल जाएगा, एसएससी जेई में भी सर्वेइंग का आता है, उससे भी आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो एमसीक्यूज़ बहुत सारे हैं और बहुत हार्ड एमसीक्यूज़ लगाने की आप लोग को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। बेसिक जितना आप पढ़े हैं एस घटक की बुक में, उससे रिलेटेड सारा एमसीक्यूज़ आप लगाएं। लगभग एक टॉपिक का जैसे चैन सर्विंग है तो उसमें 50 एमसीक्यूज़ बनेंगे, उसके बाहर का एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं बनेगा। भले आप ढूंढने को तो 200 300 400 एमसीक्यूज़ बना सकते हैं एक टॉपिक का, लेकिन चैन सर्विंग में 40 से 50 क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें आप लोग, तो हर टॉपिक के 40-40 50-50 एमसीक्यूज़ लगाएं, है ना। तो उससे क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारा अभी कितना प्रैक्टिस हो चुका है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, कि एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये ज़रूरत है। उसके बाद अब आते हैं रेगुलेशन में। रेगुलेशन में 20 से 25 रेगुलेशन बस पढ़ना है, 2017 का रेगुलेशन पढ़ना है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो, मैंने देखा पहले लड़के लोग 2019 जब 2017 में रेगुलेशन आया तो जो एनसीएल की तैयारी कर रहे थे तो 1957 का भी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, 2017 का भी पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात है कि 1957 में कुछ संशोधन हुए हैं तब जाके 2017 में बना है वो, तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हमको 1957 का रेगुलेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको 2017 का रेगुलेशन पढ़ के जाइए, उसमें से प्लान एंड सेक्शन वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनका सब रेगुलेशन भी आप लोग को पढ़ के जाना है। जैसे आपसे पूछ देगा कि 2001 का जो स्केल है या 2000 का स्केल और 1000 का स्केल है वो किस रेगुलेशन के किस सब रेगुलेशन में है, तो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान दिए, प्लान और सेक्शन जो शायद अभी 2017 में शायद 64 रेगुलेशन नंबर से, उसको आप पूरा पढ़ के जाएंगे। प्लान सेक्शन वाला, क्योंकि आपका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है सर्वे करना, उसका प्लान सेक्शन वाला, तो आपको प्लान सेक्शन वाला पोर्शन तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और स्टैट्यूटोरी जितने भी प्रकार के प्लान हैं वो सारा आप पढ़ के जाइए, कौन से स्केल में होता है, सारा कुछ रेगुलेशन में दिया है, रेगुलेशन में। और उसके अलावा अगर रेगुलेशन के अलावा और आपका एस घटक के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है माइन सर्विंग एंड लेजिस्लेशन में स्टैट्यूटोरी प्लान के बारे में, तो वो सारा पढ़ के जाइएगा। हाँ, रेगुलेशन में जैसे 16 से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए है, दूसरा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर है, प्लान एंड सेक्शन अच्छे से पढ़िए। और प्लान सेक्शन के अलावा भी कुछ रेगुलेशन ऐसे हैं जिसमें प्लान के बारे में बताया गया, जैसे इमरजेंसी प्लान है, स्टोन डस्टिंग प्लान है। प्लान का पोर्शन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप फिर भोगिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लड़के छोड़ देते हैं, जैसे अभी एनसीएल के एग्ज़ाम में आया था 30 डेज़ और 90 डेज़ वाला प्लान सबमिट करने के लिए, जब माइंस बंद हो जाता है, तो प्लान और सेक्शन वाले पोर्शन में एकदम अच्छे से लिखा है, उसको बढ़िया से पढ़ के जाइए, ठीक है। तो रेगुलेशन में 20 से 25 रेगुलेशन पढ़ना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोई पूरा 2017 का रेगुलेशन पढ़ता है, सर्वे में बिल्कुल भी आता ही नहीं है, और आएगा भी तो सब लड़के लोग उसको नहीं पढ़ के जाते हैं जनरली। तो आप लोग कोशिश करिए कि 2017 के रेगुलेशन में 20 से 22 रेगुलेशन सर्वे के फ़िल्टर कर लीजिए और उसी को पढ़िए। ये हो गई रेगुलेशन की बात। तो सर्वे में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तो हम उसको और अच्छे से डिटेल बता देंगे। और एस घटक के बुक के अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जो गुरु चरण पुनमिया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको।
एक बुक उठाई, या तो एस घटक उठा लीजिए, या तो पूनमिया उठा लीजिए, या गुरुचरण को उठा लीजिए, आपको जो बढ़िया लगे वो बुक उठाइए, लेकिन एक बुक से पढ़ना है। ज़्यादा एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज, जैसे मैं प्लेन टेबल सर्विंग देखो, रिसेक्शन इंटरसेक्शन, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप बुक अच्छे से पढ़ो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप बार बार एमसीक्यूज़, हार्ड एमसीक्यूज़ लगाओगे, दूसरी बुक का यूज़ करोगे तो कन्फ्यूज जरूर हो जाओगे। तो आपको कन्फ्यूजिंग होना नहीं है, आपको केवल एस घटक की बुक से पढ़ना है। एस घटक के पीछे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपके पास जो ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, जैसे 413 का पीडीएफ एक है, उसको इंडिया विक्स वाला, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ऐप के बारे में है, तो मैं ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। तो टेक्निकल पोर्शन में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे मुझे, और ज़्यादा हार्ड पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। और आप पिछले एनसीएल के पेपर भी देख लीजिए, डब्ल्यूसीएल का पेपर भी दीजिए, गिने चुने 40 से 50 क्वेश्चन तो वही आएंगे जो आप एमसीक्यू सॉल्व करके जाओगे, और आप उसी में कन्फ्यूज हो जाओगे, और यहाँ 1 और 2 नंबर में गेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस सावधानी बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस को ना पढ़ें, हार्ड न्यूमेरिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो आपको मैं टॉपिक का नाम बता देता हूँ, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़, बहुत स्पेशल चीज़ तो छूट ही गया, एरिया वॉल्यूम। एरिया वॉल्यूम तो आपको हर कीमत में अच्छे से पढ़ के जाना है, पूरा फार्मूला। जैसे एरिया वॉल्यूम में ट्रेपेजॉइडल मेथड है, प्रिज्मॉइडल मेथड है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इनको तो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि उससे एक न्यूमेरिकल डायग्राम बना के पूछता है। एमसीएल में एक न्यूमेरिकल पूछा था डायग्राम बना के एरिया वॉल्यूम का, तो एरिया वॉल्यूम को आप अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद और क्या है, रेगुलेशन तो हो गया। हाँ, कुछ लोग का दिक्कत है कि 1955 का एक्ट भी पढ़े, 1952। तो 1952 के एक्ट में जो सर्वे से रिलेटेड है या माइनिंग से रिलेटेड है, उसको आप थोड़ा सा, माइनिंग मतलब जो हम माइनिंग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे ओपन कास्ट माइंस में हम लोग यूज़ करते हैं माइन का वर्किंग, जैसे बेंच की हाइट क्या है ना, ये सब चीज़, बेंच की चौड़ाई कितनी है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के जाइए। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स मैं अवेलेबल करा दूंगा। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि हम बस, हमारा एग्ज़ाम सर्वेयर का है ना कि माइनिंग का है, तो हमको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है, और उसके लिए नहीं कि हम पूरा डीप में चले जाएं तो पूरा माइनिंग में ही कंफ्यूज हो जाएं, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आएगा तो 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा माइनिंग का बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। अगर समझना ही है तो बेसिक जो माइनिंग की टर्मिनोलॉजी है, जैसे बेंच हो गया, फिर डंप हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ये सब तो सब्सिडेंस में भी आप पढ़ लोगे, तो उसमें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नॉन टेक पोर्सन में। नॉन टेक पोर्सन में ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आप टेक्निकल पोर्सन को वो बनाइए, स्कोरिंग बनाइए, क्योंकि टेक्निकल पोर्सन आपका मजबूत है, तो कोशिश करिए 80 नंबर का अगर टेक्निकल आता है तो उसमें से 75 नंबर तो आपको लाना ही लाना है हर कीमत में। आप ये फिर कैलकुलेट मत कीजिए कि मैं नॉन टेक में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाऊँगा। नॉन टेक में परफॉर्मेंस वही कर पाएगा जो अभी करंट में किसी और एनी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि नॉन टेक वाले में आप कितना भी अच्छे से पढ़ लोगे तो उसका कोई पार नहीं है, लेकिन सर्वे में आप जितना पढ़ लोगे वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। नॉन टेक में ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ के जाए वही एग्ज़ाम में आएगा, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद नॉन टेक में आपको 30 रुपये की अरिहंत की बुक आती है, उसमें करंट अफेयर भी रहता है। 30 रुपये की अरिहंत में आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे जी के जनरल नॉलेज की एक छोटी सी A4 साइज से भी छोटी एक बुक आती है अरिहंत, ब्लैक कलर का कवर रहता है, ब्लैक एंड ब्लू में, 30 रुपये की, 30 रुपीज़ की आती है। उसको आप देख लेंगे मार्केट में, तो उसमें पूरा जीएस का सार है उसमें। अब अगर 15 दिन पढ़ेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और करंट अफेयर में 6 मंथ का करंट अफेयर किसी भी यूट्यूब चैनल से उठा के आप पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो किसी से नहीं बनेगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशान करें नॉन टेक वाले पोर्सन के लिए ना हो। नॉन टेक में अगर 50% भी स्कोरिंग कर लेते हैं तो बहुत है आपका, लेकिन टेक्निकल में आपको 95% स्कोरिंग करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और सबसे, ये नॉन टेक वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद नॉन टेक्निकल हो गया, टेक्निकल हो गया, मतलब 100 नंबर का पेपर हो गया। अब आप सभी लोग को एक चीज़ और दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से एक PDF डाउनलोड करेंगे, वो रहेगा आपका OMR सीट। OMR सीट आप निकलवा के एटलीस्ट 20 सीट आप निकलवा लीजिए, और उसको 100 क्वेश्चंस गूगल से MCQs निकाल के गोला भरने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आप एग्ज़ाम में भी करते हो। आपसे बनता हुआ क्वेश्चन आप गोला गलत लगा दिए, या जल्दबाजी में गलत उसको स्किप करने के चक्कर में कि बाद में करेंगे, तो ये गलती कर देते हो। आपके पास 70 और 20 80 20 100 क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए 2 घंटा आपके पास रहता है,
काफ़ी है, आप स्किप ना करें, जो है उसको इंस्टेंट आप गोला लगाइए और आगे बढ़िए, छोड़िए बिल्कुल नहीं कि हम इसको ये वाले पोर्शन को बाद में करेंगे, टेक्निकल पहले नॉन टेक्निकल पहले। तो पहले आप टेक्निकल करिए, नॉन टेक करने अगर जाएंगे तो आपका दिमाग जो होगा ख़राब, क्योंकि नॉन टेक बनेगा नहीं, आपका माइंड बस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप परेशान होंगे, जो टेक्निकल में जो बनता भी रहेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो पहले ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि मैं नॉन टेक फटाफट कर लूँ फिर टेक्निकल। आप पहले टेक्निकल से स्टार्ट कीजिए एग्ज़ाम में और फटाफट जो क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सर्वे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बनेगा तो इंस्टेंट बनेगा, नहीं बनेगा तो बिल्कुल भी उसमें गुंजाइश नहीं है कि आप उसको सोच के फिर सही कर सकते हैं। तो इसलिए बनता है तो आगे बनता है तो उसको करके फटाफट आगे बढ़िए, जो नहीं बनता है तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप गोला ना छोड़ें, क्योंकि गोला भरने में भी समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 20 सीट आप ज़रूर निकलवा लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस घर में कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो उनका 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसी की वजह से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। तो आप 20 सीट निकलवा लीजिए OMR और उसमें गोला ज़रूर भर के जाइएगा। अभी आपके पास काफ़ी समय है, 1 दिन या 2 दिन के इंटरवल में आप 1 सीट भरें और अपना स्कोर देखें कि हमारा टेक्निकल पोर्शन से या नॉन टेक पोर्शन में कितना स्कोर हो रहा है। और जैसे हर टॉपिक को पढ़ने के बाद MCQ सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि हमारा कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, इसको ज़रूर जज करिए। और अभी आप लोग के पास समय बिल्कुल कम है, बिल्कुल बहुत सारा कम है, तो आप इस भरोसे में बिल्कुल ना रहें कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी के महीने में होगा, बिल्कुल भी इस भरोसे में नहीं रहे। एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है, एटलीस्ट जैसे 20 नवंबर को फॉर्म आपका सबमिट होगा सबका, 20 नवंबर के बाद 25 तारीख को एडमिट कार्ड दे दे कि भैया आपका चलो 2 तारीख को पेपर है। तो आप बिल्कुल इस भरोसे में ना रहें, आप ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर की स्ट्रेटजी लेके चले, 15 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, संभावनाओं पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। 15 दिसंबर आप लेके चले डेडलाइन कि अब एग्ज़ाम इसके पहले हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से रखेंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा नंबर है इस पर, मैं आपको दे दूँगा, तो मुझसे पर्सनली कॉल कर सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं और ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये वैकेंसी है। हार्दिक शुभकामनाएं बधाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आ गई हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग भी फ़ोन किए और कुछ जूनियर्स भी फ़ोन किए कि वैकेंसी कब आ रही, तो वैकेंसी अब आ गया है। तो कृपया आप जो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसको आप छोड़ के, उसको रिज़ाइन करके, या बहुत ही अगर लगता है कि नहीं बैकअप के लिए रखें, तो आप मेडिकल लगा के आ जाएँ और 2 महीने एकदम घर में बैठ के 15 से 20-20 30-30 घंटे 15 16 इतना 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो आप 15 घंटे मिनिमम डेली पढ़िए। 15 आवर्स क्वालिटी होगी, क्वालिटी 15 आवर्स आपको डेली देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और कोशिश करिए बार बार उसी चैप्टर को बार बार रीड करिए, रिवीजन करिए, रीड करिए और MCQ सॉल्व करिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। और जिस चीज़ों से आप अभी फैमिलियर नहीं हैं सर्वे के जिस टॉपिक से, तो उनको बिल्कुल भी टच ना करें उन पोर्सन को। जिन चीज़ों के बारे में पहले से आप तैयारी करते आ रहे हैं उसी चीज़ को ही लेके चले, ये नहीं कि हम जिस पे अब जैसे नया टॉपिक फील्ड एस्ट्रोनॉमी हो गया आप वहाँ पढ़ने चले गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पे ध्यान न दें, अगर पहले कभी आप नहीं पढ़े हैं तो इसको आप बार बार पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो आपके सर्वे के फर्स्ट सेमेस्टर में उनको पूरा कर लीजिए। और एक्स्ट्रा जैसे, हाँ, एक टॉपिक और छोटा है ड्रिप और फॉल्ट का, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ड्रिप फॉल्ट का बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ खास नहीं है, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और एक कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रहता है मैथमेटिक्स, उसमें सर्वे में वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, और बॉडीज, ट्रांजिट, गेज, ट्रेवल, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्लोजिंग एरर, तो इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, 4th सेमेस्टर में जो सर्वे में। तो सभी परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठें और सिलेक्शन लें, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा मौका है। और जिनकी एज एट द एज 28 से ज़्यादा है तो उनके लिए तो और भी ज़रूरी है। तो आप लोग अब नेक्स्ट वैकेंसी की बिल्कुल भी वो मत करिएगा वेट, और इस वैकेंसी में आप लोग सिलेक्शन लीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।